नमस्कार, मेरा नाम सुहेंदु प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। ये एपिसोड 15 है, तारीख है 6 जुलाई 2023। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आज 6 जुलाई 2023 के मुख्य समाचार। मणिपुर उच्च न्यायालय को जल्द मिलेगा नया न्यायाधीश। इंटरनेट बैन मामले में हस्तक्षेप से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के स्पष्टीकरण के लिए मारे गए मंत्री के पूर्व कर्मचारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मणिपुर पर चर्चा की मांग खारिज होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने संसद पैनल की बैठक से वॉकआउट किया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के पास जल्द ही एआई आधारित आपराधिक डेटा सिस्टम होगा। बेंगलुरु में G20 बैठक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की किसी न किसी तरह से हर घर में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब करने की घटना के पीड़ित के पैर धोए, माफी मांगी। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के यांत्रिक और बार बार बंद को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि मणिपुर उच्च न्यायालय की एक डिविजनल बेंच पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और 27 जून को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जनता को सीमित इंटरनेट उपलब्ध कराने की संभावना की जांच करना भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए एक नया मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की है और न्यायाधीश जल्द ही नियुक्त होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मिर्दुल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए प्रस्तावित किया था। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील जोगथम विक्टर सिंह को सलाह दी कि या तो वह उच्च न्यायालय में चल रही कार्रवाई में हस्तक्षेप करे या वो एक स्वतंत्र याचिका दायर करे। मामले में 6 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। श्री सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता साधन फरास्त ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के बार बार और व्यापक प्रतिबंध आदेशों की अनुपातिकता पर ध्यान नहीं दिया और इसका समाधान खोजने के लिए इसे केवल राज्य सरकार या सीमित छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 65 दिनों में इंटरनेट प्रतिबंध के आदेश घड़ी की कल की तरह पारित किए गए हैं, जो प्रमुख मैतेई समुदाय की कुकी और जोमी जनजातियों के बीच हिंसक झड़पों से हिल गया है। 27 जून को उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ने सोशल मीडिया नेटवर्क को अवरुद्ध करके जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जब डिविजनल बेंच सक्रिय रूप से इंटरनेट प्रतिबंध के सवाल की जांच कर रही है और यहां तक कि इस प्रक्रिया में एक समिति भी गठित कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। श्री फरास्त ने याचिका वापस लेने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर सहमत हुए। श्री सिंह द्वारा याचिका में कहा गया कि शटडाउन इंटरनेट तक पहुंच के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि शटडाउन आदेश भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार में हस्तक्षेप के मामले में बेहद असंगत है। याचिका में कहा गया कि शटडाउन के आदेशों में केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है। राज्य ने तर्क दिया था कि असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने और जनता को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि शटडाउन के आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लंबे समय तक जोखिम या आपातकाल खुलासा नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया है कि आदेश बार बार साइकोलॉजिस्ट प्रारूप के जारी किया, जो राज्य की ओर से स्पष्ट रूप से सोच विचार न करने को दर्शाता है। याचिका में अनुराधा भसीन मामले में अदालत के फैसले का हवाला दिया गया था, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट से संबंधित था, जिसने अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय के रूप में शटडाउन आदेशों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता को बरकरार रखा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को मारे गए आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी के निजी सहायक द्वारा याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि प्रथम मुखबिर के रूप में वह दी गई क्षमा और अग्रिम जमानत को चुनौती देने के लिए सक्षम व्यक्ति है। मामले में अनुमोदक जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि आवेदक एमबी कृष्णा रेड्डी द्वारा उठाए गए मुद्दे तथ्य और कानून के सवालों से संबंधित है। इन प्रश्नों के पर पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं निपटाया जा सकता। श्री कृष्ण रेड्डी ने अपने 10 अक्टूबर 2022 के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अक्टूबर 2022 के आदेश में कहा गया था कि सक्षम व्यक्ति हत्या के मामले में सरकारी गवाह शेख दस्तागिरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई क्षमा और अग्रिम जमानत की उचित कार्रवाई में चुनौती नहीं दे सकता। श्री कृष्ण रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि मामले में पहले मुखबिर के रूप में वह सक्षम व्यक्ति थे। उन्होंने आगे स्पष्टीकरण मांगा कि श्री दस्तागिरी को दी गई अग्रिम जमानत और क्षमादान को उनके द्वारा दी गई चुनौती अक्टूबर 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लिखित किसी भी उचित कार्रवाई के दायरे में आएगी। 6 जुलाई को अपने आदेश में अदालत ने बताया कि श्री कृष्ण रेड्डी ने पहले की कार्रवाई में कभी भी ये सवाल नहीं उठाए थे, स्पष्टीकरण नहीं उठाए गए। वर्तमान मुद्दों को मूल कार्रवाई में पार्टियां द्वारा कभी भी नहीं उठाया गया था। ऐसे नए मामले तर्क जो मामले के मूल प्रहार करते हैं उन्हें केवल स्पष्टीकरण आवेदन द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। ऐसे सवालों का जवाब उचित मंच द्वारा दिया जाना चाहिए। जब पार्टियों द्वारा सवाल उठाए जाएं, बेंच ने मामले का निपटारा करते हुए आदेश में कहा कि श्री कृष्ण रेड्डी ने क्षमा और अग्रिम जमानत दोनों आदेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए सीबीआई को दोषी ठहराया था, जो हत्या और अपराध के पीछे बड़ी साजिश की जांच कर रहे हैं। हालांकि मारे गए मंत्री और बेटी डॉक्टर सुनीता नारेड्डी, जिनका प्रतिनिधि वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा और वकील जसलवाही ने किया था, न तर्क दिया था। श्री कृष्ण रेड्डी के प्रयास के उद्देश्य श्री दस्तागिरी द्वारा एक अनुमोदक के रूप में दिए गए बयानों को बदनाम करना और कमजोर करना था। आरोपियों के पक्ष में सीबीआई जांच सुश्री नारेड्डी द्वारा हस्तक्षेप आवेदन में कहा गया कि श्री दस्तागिरी के बयानों ने सीबीआई के लिए अपराध पर प्रकाश डाला है। वास्तव में श्री लुथरा ने श्री कृष्ण रेड्डी के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठाया था। सुश्री रेड्डी ने आरोप लगाया कि श्री कृष्ण रेड्डी को 28 मार्च 2019 के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी नंबर 3 कृष्णा रेड्डी अब 30 जून 2023 को दायर पूरक आरोप में पत्र में संदिग्ध अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। उसने कहा वह कृष्ण रेड्डी आरोपियों द्वारा किए गए तर्कों के समान ही तर्क दिए गए हैं। जांच एजेंसी पर उंगलियां उठाई हैं, आरोपियों के बचाव में तर्क उठाए हैं, वस्तुतः उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सुश्री नारेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि सुश्री नारेड्डी अदालत को याद दिलाता है था कि उनकी मां 14-15 मार्च को 2019 को मध्यरात्रि को कटप्पा के पिलुबेला स्थित अपने घर में विवेकानंद रेड्डी की भीषण हत्या के लिए न्याय की मांग कर रही थी। विवेकानंद रेड्डी वाईएस राजशेखर रेड्डी के संयुक्त राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और घटना के समय विपक्ष के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे। सूत्रों ने, यह तीसरी खबर है, सूत्रों ने कहा कि गृह मामलों में संसदीय स्थायी समिति के विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की उनकी मांग की है। पैनल प्रमुख द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद 6 जुलाई को एक बैठक बर्मिंघम में किया गया। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जेल सुधारों के लिए चर्चा के लिए एक बैठक टीएमसी के डेरको और ओ बरायन और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और प्रदीप भट्टाचार्य ने पैनल के अध्यक्ष ब्रिजलाल को एक संयुक्त पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि समिति के सदस्यों के रूप में वो मणिपुर की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सूत्रों ने कहा कि 3 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया कि गृह मामलों में हर विभाग से संबंधित संसदीय अस्थायी समिति के सदस्यों के रूप में यह उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में अत्यंत तत्परता और अपेक्षित ईमानदारी के साथ चर्चा करें। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते आप राज्य में स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और मणिपुर को सुधार और हिंसा के अंत की जरूरत है। हम निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी नजरें नहीं फेर सकते। उन्होंने आगे कहा कि उनमें से कुछ ने पिछले महीने सभापति को पत्र लिखकर मणिपुर पर चर्चा के लिए
समिति की तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं की गई। आपने हमें यह भी बताया कि इस मुद्दे पर जुलाई में किसी भी समय चर्चा नहीं की जाएगी। सर, बैठक का एजेंडा तय करना और आपका विशेषाधिकार है। हम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने की जिम्मेदारी इस तरह की चोरी के खिलाफ खड़े हैं और इसलिए वे बैठक से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहे हैं। उन्होंने कहा, सूत्रों ने कहा कि इन तीनों के इस महीने होने वाली 2 अन्य बैठकों में शामिल होने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जाने से पहले सदस्यों ने भाजपा सांसद विप्लव देव से भी आग्रह किया कि वह उनके साथ बाहर चले जाएं, क्योंकि वह पूर्वोत्तर से हैं। इससे पहले श्री ओब्रायन और श्री सिंह ने ब्रिजलाल को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित करने का आग्रह किया था। चेयरपर्सन ने दोनों सांसदों को मणिपुर की स्थिति पर तत्काल बैठक आयोजित करने में असमर्थता के बारे में अलग से सूचित किया था, क्योंकि जुलाई में जेल सुधार पर 3 बैठक निर्धारित की गई हैं। बैठक में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य शामिल हुए। मणिपुर में हुई 3 मई से अब तक हुई जातीय हिंसा में लगभग 120 लोग मारे गए हैं और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं जन सरोकार की चौथी खबर की ओर और उत्तर प्रदेश की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार करने जा रही है पुलिस के एसटीएफ को एआई सिस्टम से लैस। इससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में भाजपा सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में अपने तेवर साफ कर दिए थे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ताकि या तो अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। अब प्रदेश की सरकार एसटीएफ पुलिस को डिजिटल गैजेट से लैस कर रही है। बता दें कि एसटीएफ ने ही अतीक के बेटे को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस का विंग इससे पहले भी कई मामलों में एनकाउंटर को अंजाम देता रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शायद इसलिए एसटीएफ को और चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अन्य राज्यों को भी इसे सीखना चाहिए। बहरहाल आइए खबर देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आपराधिक डेटा निर्माण और पुण्य प्राप्ति प्रणाली राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चेहरे और आवाज के मिलाने के लिए उपकरण प्रदान करके अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आपराधिक डेटा निर्माण और पुण्य प्राप्ति प्रणाली प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की है, जो राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चेहरे के मिलान के लिए उपकरण प्रदान करके अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी और आवाज तकनीकी के साथ हिस्ट्री का पूरा प्रोफाइल भी एसटीएफ रखेगी। यूपी सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से घटनाओं के खुलासे में तेजी आएगी और जिम्मेदार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने रुपए की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपराधिक डेटा निर्माण और पुण्य प्राप्ति प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। 3 करोड़ की परियोजना के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं और 4 कंपनियों ने इसे राज्य में स्थापित करने में गहरी रुचि भी दिखाई है। नई एआई आधारित प्रणाली चेहरे और आवाज और अपराध के तरीके के मिलाने के लिए उपकरण प्रदान करके अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी। यूपी सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आपराधिक डेटा निर्माण और पुण्य प्राप्ति प्रणाली का उपयोग पहले से ही तेलंगाना में किया जा रहा है और यूपी इसका उपयोग करने वाला दूसरा राज्य होने की संभावना है। अभी तक अपराधियों की ट्रैकिंग यूपी पुलिस के क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए की जाती थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आपराधिक डेटाबेस के एकीकरण के साथ चेहरे की पहचान कुछ ही सेकेंड में की जाएगी। पूरे रिकॉर्ड से चेहरे का मिलान किया जाएगा, तदनुसार जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त उनकी आवाजें अपराध को अंजाम देने के तरीके, पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपराधिक इतिहास को आसानी से उपलब्ध होंगे। यूपी सरकार बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। बेंगलुरु में हो रहा है G20 का शायद चौथा संस्करण है। आइए देखते हैं खबरों में क्या है। तो ये 5वां खबर है। तो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग सलेम का चौथा संस्करण गुरुवार 6 जुलाई को बेंगलुरु में शुरू हुआ। यह G20 के तहत पहली आमने सामने की बैठक है। पिछली बैठकों में वर्चुअल और
हाइब्रिड प्रारूपों में आयोजित की गई थी। G20 देशों में 18 देशों की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख और 11 आमंत्रित सदस्यों में से 9 2 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं, जिसकी विषय टूवर्ड्स एक न्यू स्पेस अर्थव्यवस्था जिम्मेदारी गठन है। बैठक में 32 वैश्विक उद्योगों और 53 स्थानीय उद्योगों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री PMO MOES, अनुसूचित जनजाति कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय विभाग जगह का परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहा कि यह सभा साझेदार देशों के साथ G20 देश दुनिया की लगभग 2/3 आबादी, अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमाग, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और 75% का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व व्यापार आप न केवल अगुआ पथ प्रदर्शक हैं बल्कि राय बनाने वाले भी हैं, और मुझे खुशी है कि भारत अन्य सदस्य देशों के साथ भी अपनी इनपुट साझा करने की स्थिति में है। सार्वजनिक निजी भागीदारी का नया अध्याय हम सभी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, गुण सीखने की सार्थक बनाने जा रहे हैं। साझेदारी का युग आने वाला है। हमारी चिंताएं समान हैं और हमारे प्रयास भी समान होने चाहिए। इसलिए आने वाले समय में व्यापक क्षितिज खोजने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुझे शायद ही उस महत्व को दोहराने की जरूरत है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने हाल ही में दुनिया भर में हासिल किया है, बल्कि मैं इसे एक वाक्य में रखूंगा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वस्तुतः हर घर में किसी न किसी तरह से प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का हर पहलू, चाहे वह आपदा प्रबंधन हो, कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नेविगेशन हो, रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, प्रौद्योगिकी से जुड़ा हो। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि अंतरिक्ष व्यवस्था बढ़ते राजस्व और अधिक वाणिज्यिक अभिनेताओं के उद्योग में प्रवेश के साथ तेजी से विकास का अनुभव कर रही है। अध्ययन का अनुमान है कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष $1 ट्रिलियन का क्षेत्र बन सकता है। इस घातीय वृद्धि के लिए दुनिया भर के सरकारों से समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए हम G20 एक औपचारिक तत्व के रूप में अंतरिक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। श्री कांत ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख के लिए गोलमेज बैठक, पैनल चर्चा, द्विपक्षीय बैठक और एक पूर्ण सत्र आयोजन के पहले दिन का हिस्सा है। अब भाई साहब, एलन मस्क तो पहले ही बसा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, चांद पे और पता नहीं कहां कहां वो। खैर बहरहाल बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। एलन मस्क के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एलन मस्क जो है सो वो मंगल ग्रह पे भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है। तो G20 वाले लोग पुराना बात करते रहता है। खैर कीजिए भाई, अंतरिक्ष में हम भी जा रहे हैं, हम भी पहुंचिए गए थे, लेट देर सवेर पहुंच जाते हैं। हम लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, देर से पहुंचते हैं, पहुंचते जरूर हैं। बहरहाल देखते हैं अगली खबर को कि छठा खबर, 8 खबर जो शुरू में जो सुनाते हैं तो वही उसी को फिर उसका विस्तार हम लोग बताते हैं। हेडलाइंस था और हेडलाइन सुनाने के बाद विस्तार करते हैं। बहरहाल फॉर्मेट यही है शो का, पुराना वाला। बहरहाल बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। अधिकारियों ने 6 जुलाई को बताया कि जून में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में यहां आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रगान बजाए जाने पर खड़े नहीं होने के लिए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने में विफल रहने पर कुछ पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया है कि राष्ट्रगान बजने के दौरान सभी लोग खड़े हों। उनके अनुसार 25 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित पैडल फॉर पीस साइकिलिंग कार्यक्रम में समापन समारोह के दौरान कुछ लोगों ने खड़े नहीं होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रगान के अपमान पर कड़ा संज्ञान लिया है और कथित उल्लंघन की जांच शुरू की। उनके अनुसार 14 लोगों को CRPC की धारा 107 और 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों धाराएं अधिकारियों को अपराध की आशंका में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का अधिकार देती है। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार लोगों को यहां केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। 17वां खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को दोपहर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास की आधारित आज ही रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि स्टेशन का पूर्ण विकास लगभग 458 करोड़ की लागत से किया जाएगा और विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पीएम मोदी गुरुवार को गोरखपुर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद रूट पर 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बयान में आज कहा गया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के
तहत लाभार्थी को 75 लाख करोड़ का वितरण शुरू करेंगे। वह 8 जुलाई को बीकानेर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का शिलान्यास करेंगे। लगभग 450 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले पूर्ण विकास कार्य में रेलवे स्टेशन की मौजूद संरचना विरासत स्थिति के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सभी प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण शामिल होगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चलने से पहले एक विशेष सूचना। अभी आजकल क्या हो रहा है कि आपको हम लोग अखबार की तरह खबरें पढ़ा रहे हैं। सेम डे रात के 9 बजे खबरें प्रकाशित नहीं हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोग कर्तव्य परायण नहीं है। ठीक है, लोगों को कमिटमेंट और छुट्टियां अधिक चाहिए होती हैं, तो आजकल कुछ लोग छुट्टी पे हैं और कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मस्ती भी करते हैं। जो एडिटर साहब हैं आनंद भाई, वो आजकल मस्ती में लगे हुए हैं। ठीक है, ही इज इन मूड ऑफ मस्ती। ठीक है, तो जिसको खबर लिखना है वो मस्ती कर रहा है। एक को परीक्षा देना है तो परीक्षा देने गई है। ठीक है, अब देखते हैं, नहीं तो फिर तो हम ही से आप काम चलाना पड़ेगा। शो मस्ट गो ऑन, बट कल के शो नहीं आने के लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि बड़ा मूड खराब हो जाता है। लोग भाई अब 9 बज गया, तब 8 बज गया, तो 1 घंटा का समय, 1 घंटा मोटा मोटी मान के चलिए कि एडिटिंग में हमको लग जाता है, जिसके कारण की खबरें लेट से मिल रही हैं। लेकिन जल्द ही हम इसमें सुधार करेंगे और जल्द ही आपको समय पे सारी खबरें दिखाएंगे। बहरहाल ये हम लोग का निजी मामला है, कभी कभी दर्शकों से साझा कर देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे परिवार हैं और आप ही हमको देखते हैं, तब भाई हम चलते हैं, हमारा रोजी रोटी चलता है। तो वेबसाइट से तो कुछ धन आ जाता है, लेकिन और भिखमंगाई भी कर लेते हैं, स्पॉन्सर भी ले लेते हैं कुछ लोगों से जबरदस्ती का। तो भिखमंगा टाइप आदमी है, क्या कीजिएगा। बहरहाल हम ही हैं, सिर्फ हम हैं, संस्थान नहीं है। संस्थान भी है भिखमंगा, लेकिन अब उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, तो भाई सबको भिखमंगा कहना ठीक बात नहीं है। हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग हो जाए या फिर हमसे आपका विचार मिल जाए, जरूरी नहीं है। यही डेमोक्रेसी भी है कि भाई मतभिन्नता, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभिन्नता तो चलता है और ये सब चलता रहता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में जो हुआ है, बड़ा रोचक काम हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जो है, सो वो एक मामला था जो कि वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो आपको अभी दिखाएंगे हम। उस वीडियो में बेचारे शिवराज सिंह चौहान जो है, सो वो उस लड़के का जो है सो पैर धो रहे हैं, और ये बड़ा ही एक मतलब कि मार्मिक खबर है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो भाई और भी प्रदेशों को इसे सीखना चाहिए कि एक ओहदा पे पहुंचने के बाद भी एक मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों को जानता है। एक मुख्यमंत्री न जाने कितनी योजनाएं ही चलाता है। आगे की खबरों में हम आपको बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान चीज क्या है। शिवराज सिंह चौहान एक क्या कहेंगे, उनका हमने अभी इंटरव्यू सुना था किसी निजी चैनल पे कि भाई शुरू से ही उन्होंने जो है सो मतलब कि महिलाओं के लिए और जो पीड़ा जो है मन में, जो बराबरी का जो अधिकार जो नहीं मिल पाता है, जो औरतों को जो बोझ समझा जाता है, वो बताते हैं। अब कितना सही कितना झूठ आप लोग आकलन कीजिए, जनता का काम है, नहीं तो हमको पक्षकार कहिएगा। लेकिन अगर जिस तरह का वो योजना चला रहे हैं उससे तो दिखता है ना, आपको भी दिखता होगा। इस तरीके से बालिका योजना या फिर जो भी हमारे जो लोग हैं, प्रहलाद सवनानी सर हैं, वो भी बराबर लिखते रहते हैं। उप महाप्रबंधक से स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं, तो वो भी आर्टिकल वगैरह भेजते रहते हैं। तो उनके भी आर्टिकल को हम पढ़ के मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है, तो उसको भी देखते रहते हैं। तो देखते हैं, बहरहाल शो लंबा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कहा क्या है भाई, मध्य प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विशाल हृदय का परिचय दिया है। आइए एक खबर देखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब करने की घटना के पीड़ित के पैर धोए, माफी मांगी। युवक के पैर धोते समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह इस घटना से दुखी हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जुलाई को इस घटना पर दुख व्यक्त करने के लिए आदिवासी युवक के पैर धोए, जिस पर एक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था, और उससे माफी मांगी। श्री चौहान ने कहा कि वह
इस घटना से दुखी हैं। उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर फर्श पर बैठकर युवक दशमत रावत के पैर धोए। सीधी जिले में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोप परवेश शुक्ला को पुलिस ने 5 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने पहले कहा था कि कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई शुरू की गई। घटना को एक वीडियो में 4 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। संगीनता से बड़ी कोई बात नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने इसका सहिष्णुता से कोई बड़ी बात नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने इसका देश में एक मिसाल कायम किया है। अन्य नेताओं को भी इससे सीखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कन्या विवाह जैसी योजनाएं और भी कई कार्यक्रम जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो सके, इस पर काम करते हुए वो मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इनकी कई सारी खबरें आपको हमारी वेबसाइट पर भी देखने को मिलेंगी। सेवानिवृत्त स्टेट बैंक के महा उप प्रबंधक श्री प्रहलाद सवनानी भी सरकारी योजनाओं के बारे में समय समय पर बतलाते रहते हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अपना लेख लिखा था, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब आपसे बिछड़ने की बेला हो चली है, बहुत मेहनत होता है, घड़ी का इशारा हो गया है। वैसे तो कुछ राष्ट्रीय खबरें रह गई हैं जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। स्क्रिप्ट से इतर ये खबर जो आप देखेंगे 7 जुलाई को देखेंगे, लेकिन वास्तव में ये 6 जुलाई को ही संकलन किया गया था दोपहर के 2 बजे। ठीक है, दोपहर के 4 बजे तक सारी खबरें आ जाती हैं और उसके बाद जो है सो एंकर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और 9 बजे तक किसी भी तरह से वो यूट्यूब पे लग जाए। लेकिन एक ही कार्यक्रम करने में जब इतना प्रेशरों का सामना करना पड़ रहा है तो आगे की राह बड़ी मुश्किल है। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे। तो इसी वादे के साथ फिर से स्क्रिप्ट पर लौटते हैं कि राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे। अब मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे गारंटी नहीं भाई साहब, काहे कि हमको एडिट करना पड़ता है, हम ही को लिखना पड़ रहा है। आनंद भाई जो है चले गए हैं कहीं, ठीक है। और बाद बाकी जो 2-3 एंकर हैं, लड़कियां हैं, वो लोग भी भाई अपने तो भाई, लेकिन काम हम क्या कहें सब लोग काम करता है। बहरहाल अवेयरनेस 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। भरोसा और विश्वास बनाए रखें। कल फिर होगी मुलाकात जब घड़ी में बजेंगे रात्रि के 9। अब मुझे यानी शुभेंदु प्रकाश को दें इजाजत। शुभ रात्रि, राधे राधे।